दुड़िया बेहोश होकर पारस की बाहों में झूल गई थी और वो घबराता हुआ उसे फौरन गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाता हुआ हॉस्पिटल ले आया था, जहां पर डॉक्टर उसे फौरन इमरजेंसी में शिफ्ट किया था। पारस वहीं पर कॉरिडोर में शदीद परेशानी के आलम में यहाँ से वहां टहल रहा था जब लेडी डॉक्टर वहां पर आई। क्या अभी जो पेशेंट आई हैं उनके साथ आप हैं? क्या रिश्ता है आपका उनसे? डॉक्टर के सवाल पर पारस ने जवाब दिया, जी डॉक्टर, मेरा नाम पारस है और वो मेरी दोस्त है और हम यूनिट साथ पढ़ते हैं और अभी भी अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। पारस की बात पर डॉक्टर ने सारा असबाब में हिलाया। ओह, तो काइंडली आप उनके हस्बैंड को कॉल कर दें ताकि हमें भी तसल्ली हो। मगर डॉक्टर, दुरे ऐसे अचानक क्यों बेहोश हुई? वजह क्या है आहर? मिस्टर पारस वो प्रेग्नेंट है और ये अर्ली प्रेगनेंसी है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि चक्कर आते हैं या फिर के और मतली होना। ये रूटीन में होता है। आप उनके हस्बैंड को बुलाएं ताकि मैं उन्हें पेशेंट की मेडिसिन वगैरह का बता सकूं। शुक्रिया। डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल करते हुए आगे बढ़कर जबकि पार्स वहीं पर खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद मड़े मड़े कदम उठाता गाड़ी तक आया। वहां पर दुनिया का रखा हुआ बैग खोलकर उसमें से मोबाइल निकाला। मोबाइल पर कोई पासवर्ड नहीं था, इसलिए पारस ने आसानी से फोन में मौजूद नंबर्स में से जराम का नंबर ढूंढ लिया, क्योंकि मोबाइल में सिर्फ एक ही नंबर मौजूद था, शाह के नाम से। पारस ने कॉल की तो एक ही बार पर कॉल उठा ली गई। अरे वाह जाने शाह, आज खुद से कॉल कर ली, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? यारम की आवाज सुनकर पारस ने जोर से आंखें मीची। दूसरी तरफ कोई भी आवाज ना सुनकर यारम सीधा हो बैठा। दुरिया, मेरी जान सब ठीक तो है ना? बोल क्यों नहीं रही? कुछ हुआ है क्या? यारम की आवाज पर पारस ने खुद को संभाला। मैं पारस बात कर रहा हूँ, दुरिया का यूनी फैलो। दुरिया हॉस्पिटल में, आप जल्दी से आ जाइए, मैं एड्रेस आपको सेंड कर रहा हूँ। पारस की आवाज और फिर दुरिया हॉस्पिटल में सुनकर यारम के पांव तले से जमीन खिसकी थी। कौन से हॉस्पिटल में? जल्दी बोलो, मेरी दुरिया ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? मैं अभी आ रहा हूँ। यार्म हॉस्पिटल का पता पूछता साथ साथ ऑफिस से बाहर निकला था और दौड़ते हुए अपनी गाड़ी तक आया और गाड़ी फुल स्पीड में हॉस्पिटल के जाने मोड़ ली। जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे और वह सब कुछ जटता हुआ जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था और 20 मिनट की ड्राइव करके वो बिखरी हालत के साथ पार्टस के बेजे के पत्ते पर पहुंचा था। रिसेप्शन से दुरिया का पूछते हुए यार्म जूं ही मुड़ा, अपने सामने एक लड़के को अपनी तरफ मतवजह पाया तो फौरन उसके करीब आया। क्या आपने ही मुझे कॉल की थी? कहाँ है मेरी दुरिया? उसे क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? मुझे मिलना है उसे। शाम की बेताबी देखकर पारस को अपना पर जमीन में गिरता हुआ महसूस हुआ। वो ठीक है, अभी इंजेक्शन के जरिए से सो रही हैं। इस तरफ डॉक्टर का कैबिन है, वो आपसे मिलना चाहती हैं, कुछ जरूरी बात बताना चाह रही हैं। आप पहले डॉक्टर से मिले, उसके बाद दुरिया से मिल लीजिएगा। पारस की बात सुनकर यारम डॉक्टर के कैबिन के जानब बढ़ा, जहाँ पर वो यारम का ही इंतजार करती। आइए मिस्टर शाह, मैं आपका ही वेट कर रही थी, बैठिए। डॉक्टर मुस्कुराते चेहरे के साथ ही यारम को सामने बैठने का बोले तो यारम कुर्सी पर बैठता हुआ सवालिया नजर से उनके जन्म देखा। मुबारक हो, बहुत बहुत आपको, आपकी मिसिस उम्मीद से है, इसलिए वो बेहोश हुई थी। घबराने की कोई बात नहीं है, इस हालत में अक्सर ऐसा हो जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर यारम एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। रियली डॉक्टर, आप सच कह रही हैं? क्या वाकई? ओ, बहुत शुक्रिया आपका मुझे खबर सुनाने के लिए, लेकिन मेरी वाइफ वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? और बेबी भी ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यारम उस पर सवाल कर रहा था और डॉक्टर उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। जी मिस्टर शाह, वो ठीक है, बस अभी वो काफ़ी छोटी हैं तो उनका ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। उनके खाने पीने का ख्याल रखना होगा और ये ध्यान रखिएगा कि वो बाहर का कुछ ना खाएं। घर का खाना, फल और विटामिन दें। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अभी वो स्कून आवर इंजेक्शन के जरिए सन है, इसलिए 1-2 घंटे तक होश आ जाएगी, उसके बाद अपने घर लेकर जा सकते हैं। और अब आप अपनी वाइफ से मिलें। हैव अ नाइस डे। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहते हुए किसी फाइल पर झुके, जबकि जारम उनके कैबिन से निकलकर एमरजेंसी वार्ड की जाना बढ़ गया, जहां पर दुनिया गुंदगी में थी। वो नहीं जानती थी कि उसने जारम को कितनी बड़ी खुशी दी है। यारम बेसाता उसके जेबा झुका और नरमी से उसके माथे पर बोसा देकर पीछे हुआ। मेरी जान, तुम सोच भी नहीं सकती कि कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। बस अब जल्दी से होश में आ जाओ मेरी जान, फिर घर चलेंगे। मामा बाबा सब कितने खुश होंगे ना। और अब मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। मैंने अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। शाम ने एक दफा फिर से उसके माथे पर अपने लब रख दिए थे। दुरिया होश में आ चुकी थी और खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देखकर हैरान होती। जो ही उठने लगी, जाम जो कि उसके करीब पे बैठा था फौरन उसकी तरफ बढ़ा। दुरिया, मेरी जान, क्या हुआ है? यही हूं मैं, आराम से, कुछ चाहिए क्या? यार्म को अपने पास देखकर वो परेशान हुई और पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। शाह, मैं यहाँ पर कैसे? कौन लाया मुझे? और मैं, मुझे क्या हुआ था? मैं तो वहां थी ना। वो पारस। दुरिया की बेतरतीब बातें सुनकर यार्म को अजीब लगा, जैसे दुरिया डर गई। वो बार बार कमरे में नजर दौड़ाती, जैसे किसी की मौजूदगी उसे महसूस
हो रहे थे। दुनिया क्या हुआ, कोई नहीं है यहाँ, और कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम रुको, मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। यारम जूं ही जाने को मुड़ा, दुनिया ने उसके बाजू को जोर से अपने हाथों में दबोचा। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे छोड़कर मत जाए। शाह, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे साथ रहें, मुझसे दूर मत करें। शाह, मैं मर जाऊंगी, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी शाह। वो दुनिया रोते रोते फिर से बेहोश हो गई थी और आपके बाद यारम के हाथ पांव फूले थे। दुनिया की बेरपत बातें, उसका रोना कुछ भी नॉर्मल नहीं था। यारम डॉक्टर को बुला लाया था। चेकअप के बाद डॉक्टर से मेंटली डिस्टर्ब गया था, कोई बात जो वो या उसका दिमाग कबूल नहीं कर पा रहा था, वो सहम नहीं होती। दुनिया की इस हालत में ये सब उसकी समझ से बाहर था। कुछ तो हुआ था दुनिया के बेहोश होने से पहले जो उसके जहन में असरअंदाज हुआ, मगर क्या, ये यारम को समझ नहीं आया। डॉक्टर, आप प्लीज दुनिया के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कर दे, मैं उसे घर लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ जब तक ये रहेगी उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी, घर में सबके दरमियान में रहेगी तो थोड़ी फ्रेश रहेगी। जान के बाबा डॉक्टर ने सारा असबाब में हिलाया और नर्स से पेपर्स रेडी करने को कहा था। आधे घंटे बाद जाम दुनिया को साथ ही घर रवानी हो चुका था। दुनिया पिछली सीट पर बेहोश पड़ी हुई थी। जितना होशियारम था अब इतना ही फिक्रमंद भी। ऐसा क्या हुआ मेरी जान, क्यों तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो? किसने मेरी दुनिया को अजियत देने की कोशिश की? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। यारम गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारता एक नजर बैक मिरर से दुनिया को देता गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी शाहविला में दाखिल हुई तो सबने एक दूसरे को परेशानी से देखा, क्योंकि शाम के साए फैल चुके थे और दुनिया अभी तक यूनि से वापस नहीं आई थी और ड्राइवर और ओन दो चक्कर लगा चुके थे, मगर नदार। यारम ने गाड़ी की पिछली सीट पर बेसुध पड़ी दुनिया को अपने बाजू में उठाया और अंदर के जाना बढ़ गया। वो जो परेशानी से दूसरे को देख रहे थे, यारम के बाजू में बेसुध दुनिया को देखकर आगे बढ़े। यारम बेटा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये ऐसे बेहोश क्यों है? कहाँ थे तुम? और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अक्सा बेगम की बात सुनी अनसुनी करता यारम अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आयशा भी परेशानी कलम में उसके पीछे जाने लगी, मगर मुस्तफा ने उसका हाथ थाम लिया और आंख के इशारे से मना किया था। मुस्तफा, दुनिया ठीक नहीं लग रही, मुझे देखना है उसे। हाथ छोड़े मेरा प्लीज। आयशा की आंखें भीग गई थी। आयशा, भाई अभी बाहर से आए हैं ना, खुद बताएंगे। आप जानती है ना कि जानम भाई को अपने और भाभी के दरमियान कोई तीसरा पसंद नहीं है, चाहे फिर वो आप हों या कोई और। अभी आप उन्हें अकेला रहने दे, प्लीज रिलैक्स बैठे रहे यहाँ। मुस्तफा ने आयशा के कान से थामकर उसे सोफे पर बिठाया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब यारम सीढ़ी से उतरता हुआ लॉन्च में आया और अक्सा बेगम के पास जाकर खड़ा हुआ। यारम, क्या हो गया दुनिया को? कुछ बता क्यों नहीं रहे? वो सुबह से कहाँ थी? यूनी भी नहीं थी, वो ओन गया था उसे लेने, मगर मामा, मामा, वो मेरे साथ ही वो यूनी में थी। जब बेहोश हुई थी उसकी किसी यूनी फेलो ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और मुझे कॉल की। और आप जानती है कि वहां जाके मुझे क्या पता चला? यारम चेपा मुस्कुरा से जाए उनके कंधों पर हाथ फैलाता हुआ उन्हें सोफे पर बिठाकर पूछ रहा था और उन्होंने नफी में सर हिलाया। वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं पापा और आप दादी बनने वाली है। याम ने एकदम ही खड़े होकर अनाउंस किया था और सब हैरत ज़दा से होते हुए इसको देख लेंगे। फिर जब बात समझ में आई तो सबसे पहले अक्सा बेगम और आमना बेगम ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और फिर यारम का माथा चुमा। तुम सच कह रहे हो ना यारम? मैं सच में दादी बनने वाली हूँ ना? ओ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अक्सा बेगम उसे गले लगाती शुक्र बजा लाई तो मुस्तफा ने भी आयशा को मुबारकबाद दी और आयशा खुशी से भागकर दुनिया के रूम में गई, मगर वो अभी तक बेसुध पड़ थे। आयशा ने होले से उसका माथा चुमा। वो सच में बहुत खुश थी, वो हाला बनने वाली थी। वो वापस लॉन्च में आए तो मुस्तफा ने मुस्कुरा कर देखा तो आमना बेगम, रक्सा बेगम ने मिकाशा और आजम साहब को भी कॉल करके घर बुला लिया था। वो भी कुछ देर में आने वाले थे। उन जल्दी से जाओ और मिठाई लेकर आओ। आहर, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है मेरे बेटे ने मुझे, मुंह मीठा करना पड़ता है। अक्सा बेगम ने उनको कहा तो वो भी मुस्कुराता सा सवाब में हिलाता हुआ बाहर निकल गया। यारम, दुनिया कब तक उठेगी बेटा? वो ठीक तो है ना? आमना बेगम ने जाम से पूछा तो जाम ने होले से सर असबाब हिलाया। जी, वो मेडिसिन के जेरी असर है, 1-2 घंटे तक उठ जाएगी। डॉक्टर का कहना है कि वो कमजोर है, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने में से मुश्किल होगी, मगर उसका ख्याल रखें और डाइट का पूरा ध्यान रखा जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। यारम ने तफसील बताया तो सबने शुक्र अदा किया। बीवी, आप कब सुना रही हैं खुशखबरी? कब बुना रही हैं बुंजे पापा? मुस्तफा के होले से अपने करीब बैठी हुई आशा के कान में सरगोशी की तो वह शर्म से सर झुका के उसकी गोद में रखे उसके हाथों की लजीज उसकी कैफियत बयान कर गए। यारम सबसे इजाजत लेता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और जाने से पहले आशा को दुनिया के लिए खीर बनाने का कहा गया था और आशा फौरन उठी थी, किचन की तरफ बढ़ गई और रामीन को भी खुशखबरी देने थे। 2 दिन पहले दुनिया को जाम की कॉल आई थी और वो अपनी क्लास रूम में चली गई थी। उसके पीछे पारस भी जुवेरिया कैंटीन में बैठी थी। जब उसे अपनी दोस्त माया की कॉल आई, वो उसे यूनी के बाहर बुला रहे थे। जुवेरिया अपना बैग उठाती यूनी से निकलकर माया के साथ उसके घर आ गई थी। और सुनाओ,
कहाँ पहुंची तुम्हारी लव स्टोरी? पारस को बताया तुमने कि तुम उसमें इंटरेस्ट हो, या फिर अभी तक उसी के पहले प्रपोज करने का वेट कर रही हो? माया उसे काफी का कप थमाती से पूछ रही थी। वो दोनों काफी अरसे से फ्रेंड्स थी, मगर माया मुल्क से बाहर चली गई थी, जो कि जुवेरिया अकेली रह गई। मगर अब फिर से माया वापस आ चुके थे। नहीं यार, नहीं बताया, मगर अब सोच रही हूँ कि उसे सब बता दूं, क्योंकि मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। कुछ अर्सा पहले किसी लड़की से एयरपोर्ट पर मिला और फिर अब वो लड़की हमारी ही यूनि में एडमिशन ले चुकी है। पारस के पीछे पीछे है। मुझे तो ये डर है कहीं वो उसे किसी दिन उड़ाकर मेरे सर पर ना बिठा दे। मेरा क्या होगा? मैं तो बचपन से पारस के हवाब से जाए बैठी हूँ। वो तो सब टूट जाएंगे और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जुवेरिया के शुरू होते भी आंकी और उसकी हालत पर देखकर माया को इस अनजान लड़की पर गुस्सा आया। वैसे लड़की है कौन, कहाँ रहती है, नाम क्या है? माया ने उसे पूछा तो जुवेरिया ने जो कि नाम बताया, वो नाम सुनकर माया को झटका लगा। अभी जिस लड़की का तुमने नाम लिया, दोबारा बोलो, क्या नाम है? दुरे मकनून यारम शाह। क्या हो गया माया? मैं यहाँ पर परेशान हूँ, तुम्हें 10 लड़की के नाम में इंटरेस्ट हो रहा है। माया उसकी बात अनसुनी करती बैग से मोबाइल निकालती कुछ बटन प्रेस कर रही थी और फिर एक तस्वीर जुवेरिया के सामने की। क्या यही है वो लड़की जिसके पीछे पारस पागल हो रहा है? माया के मोबाइल में दुनिया की तस्वीर देखकर जुवेरिया हैरान होती है, इस बात में सह लगे। माया उसके जवाब पर सरशार होती खिलखिलाई थी। अब आएगा मजा जब जारम शाह को पता चलेगा जिस लड़की के लिए उसने मुझे छोड़ा था वो एक चालबाज और चालाक लड़की है, जो हर नए से नए लड़कों को अपने पीछे पागल करके उन्हें बेवकूफ बना रही है। माया की बातें जुवेरिया के सर से गुजरी थी और फिर माया ने उसे अलिफ से लेकर आहर तक सब बताया और जुवेरिया ये सुनकर कि दुड़िया मैरिड है हैरान हुई थी, मगर ज्यादा हैरान माया का प्लान सुनकर होती। तुम पारस को कन्वेंस करो वो उसे कल किसी तरह से फार्म हाउस पर लेकर जाकर प्रपोज करे। माया तुम ठीक हो ना? मैं यहाँ पर परेशान हूँ और तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं पारस से कहूँ कि वो दुड़िया को प्रपोज करे, और वो भी अकेले किसी फार्म हाउस में? आर यू इन योर सेंसेस? ये तो वही बात हुई ना कि अपने पाँव पर खुद को लहाड़ी मारना। जुवेरिया की बातें सुनकर माया ने अपना माथा पीटा। उफ हो जुवेरिया, तुम समझी नहीं हो। तुम बस पारस को किस तरह से कन्वेंस करो कि आगे मेरा काम है, और परेशान मत हो, दुड़िया उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। माया ने और भी बहुत कुछ जुवेरिया को बताया था, जिसके बाद रात में जुवेरिया ने उसे दुड़िया को प्रपोज करने का कहा था, और वो भी कल ही अकेले में। पहले तो पारस ने मना किया, मगर फिर जुवेरिया ने किसी तरह भी उसे मना लिया और पारस से बातों में ये भी पूछ लिया कि उसे कहाँ पर ले जाने वाला है। पारस ने सब बता दिया और जुवेरिया ने मनो अन माया को। जिस वक्त पारस और दुड़िया को फार्म हाउस लाया था, माया वहां पर पहले से मौजूद थी और उसने दुड़िया और पारस की हर हरकत अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और एक प्लान बनाती वहां से निकल आए थे। यारम कमरे में दाल हुआ तो दुड़िया वैसे ही नींद में थी। यारम उसके करीब ही बेड पर लेट गया और उसका सर अपने बाजू पर रखा। होले होले उसके सर में उंगलियां चलाने लगा। जब दुड़िया की आंख खुली, हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ अपने करीब लेटे यारम के खुशबू और बालों में चलती हुई उसकी उंगलियां महसूस होती। दिन वाला वाकया याद आती ही उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर यारम की गर्दन पर गिरा था और वो चौंक कर दुड़िया के जाना मतवज्जो हुआ। दुड़िया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या हुआ है? दिन को मुझे बताओ, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उस शख्स को जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आया। यारम साइड लैंप ऑन करता हुआ उसके आंसू पहुंचने लगा। वो शाह, वो दिन को मैं क्लासरूम में थी जब जब पारस आया और दुड़िया ने बेहोश होने तक हर बात यारम को बताई थी और यारम का खून खोल उठा था ये सुनकर कि उसके दुड़िया को किसी ने अपना बनाने की कोशिश किया। वो भी अभी हिचकियों से रो रही थी और यारम ने नहायत ही प्यार से उसके आंसू साफ किए थे। दुड़िया सुनो मेरी, तुम मेरी हो और रहोगी, कोई हमें अलग नहीं कर सकता, ओके? इसलिए रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल कर रहा है कि पास को शूट कर दो। याम का गुस्सा देखकर दुड़िया ने दिल से आंखें साफ की थी, जल्दी से आंखें साफ की थी। शिक्षा प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना, प्लीज मुझे मुझे यूनी नहीं जाना, मैं घर में रहूंगी बस, लेकिन प्लीज किससे लड़ाई मत करना। आपा दुड़िया उसके चेहरे को अपने हाथ के प्याले में लेती फिर से रो दी और यारम एंड पर गुस्सा खत्म करता उसे अपने सीने में बेच गया, मगर फिर कुछ याद आते एकदम पीछे हुआ। दुड़िया ने हैरत से उसे देखा। दुड़िया, तुम जानती हो तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तुम्हें पता है तुम मामा और मैं पापा बनने वाला हूँ? याम ने एक्साइटेड सा होकर दुड़िया को बताया तो वो भी शॉक्ड हुई। मतलब शाह, हमारा बेबी आने वाला है? आपको कैसे पता चला और कब मुझे क्यों नहीं बताया पहले? अभी लेट क्यों बता रहे हैं? दुड़िया नाराज होती बोल तो जाम ने अपने सीने में बेचा। मेरी जान, मुझे भी दिन को पता चला जब तुम बेहोश हुई थी ना, उसकी यही वजह थी। और मेरी जान अब नाराज नहीं होना, अब बिल्कुल भी मुझे तंग बंद करना, ओके? अब मुझे तुम्हारे साथ हमारे बेबी का भी ख्याल रखना है। तो अब दुड़िया मेरी सारी बातें मानेगी, खाना भी खाएगी टाइम पर और कोई बाहर की चीज नहीं खानी, ओके? मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा अगर बाहर की कोई चीज खाई तो।
यारम से कभी प्यार से तो कभी फोन करने वाले अंदाज में समझाता। वो खुश थी, नहायत होश, उसके चेहरे पर अलग ही नखार था। आज जैसे उसने सब कुछ पा लिया था। ऐसी बातें करते हुए दोनों कब सोए पता भी ना चला। दोनों एक दूसरे की बाहों में पुरसकून नींद में थे। दूसरे दिन चारम की एक जरूरी मीटिंग थी, मगर वो दुनिया को ढेर सारी हदायत देता हुआ ऑफिस चलाया था। अभी वो ऑफिस कैबिन में बैठा इसी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा था जब माया उसके ऑफिस में बिना ना किए चली आई और यारम जो के अपने लैपटॉप पर झुका किसी प्रोजेक्ट को चेक कर रहा था, माया को अपने ऑफिस में देखकर आग बगोला हुआ। तुम्हें मैनर्स नहीं है माया का? किसी के ऑफिस में दाल होने से पहले दरवाजा ना करना चाहिए। यारम ने लैपटॉप जोर से बंद करते हुए उसे जड़ा था, मगर वो मुस्कुराती हुई उसके करीब आकर उसकी कुर्सी पर दोनों तरफ हाथ रखकर उसकी तरफ झुके थे। मैनर्स हैं, मगर और लोगों के लिए तुम्हारे सामने आते ही न जाने मेरे मैनर्स कहाँ पर गायब हो जाते हैं। माया ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते सरगोशी की थी और यारम उसकी बदतमीजी पर अपना गुस्सा दबाता हुआ उसे पीछे हटा गया। देखो माया, फिलहाल मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सख्त अल्फाज सुनने पड़े, इसलिए अभी मुझे अकेला छोड़ दो। और हाँ, आइंदा मेरे ऑफिस आने की या मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ से। यारम माया को साथी से कहता वापस लैपटॉप की जाने मुड़ गया था जिस पर अभी कुछ देर पहले वो काम कर रहा था। यारम, मैं यहाँ से चली तो जाऊँ, मगर मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आ रहा है। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा देगा, किसी अनजान शख्स के साथ अपना मुंह काला करी थी। माया के पापा याम का गुस्सा औंध कर आया और वो अपनी जेल से उठकर माया की नाजुक गर्दन अपने दोनों हाथों में दबो चुका था। खबरदार, अगर मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खुद ही से खींच लूंगा। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि वो तुम्हारी तरह शातिर और तेज नहीं, मासूम है, समझी? जानती क्या हो तुम दुनिया के बारे में? मैं जानता हूँ कि वह मासूम है, उसका किरदार पकीज़ है, वह जुनून है मेरा, मेरी दीवानगी है, वो सब कुछ है मेरा। जाम नफरत से कहते हुए उसे पीछे की तरफ दिखा दिया तो वह दीवार के साथ जाकर टकराई। जाम नफरत से उसको देखकर रुख मोड़ गया। माया गुस्से से अपनी आंखों से निकलते हुए आंसू पहुंचती उठी थी। अपने हैंड बैग से कोई लिफाफा निकालकर जाम की तरफ आई। तुम मुझे शातिर और तेज कह रहे हो? अपनी बीवी के करतूत तुम्हें नजर नहीं आते, क्योंकि उसने तुम्हें अपने मासूमियत के जाम में फंसा रखा है। मगर मुझे उम्मीद है कि यह सबूत काफी होगा तुम्हारी आंखों में बंधी हुई दुनिया की मोहब्बत खत्म करने के लिए। माया ने लिफाफा याम के हाथों में थमाया। अपना पर्स उठाती हुई एक शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाती हुई उसके ऑफिस से निकलते चले गए। मैं हूं राजा, तुम हो रानी, हम दोनों के बीच जो आया उसकी खत्म कहानी। याम ने वर्तमान तस्वीरें एक दफा फिर से गौर से देखी थी। एक तस्वीर में पारस दुनिया के घुटनों पर हाथ रखे उसे देखा था। याम ने दूसरी तस्वीर देखी। पारस ने दुनिया को कमर से थाम रखा था, लेकिन दुनिया के गाल पर फिसले हुए आंसू नजर आ रहे थे, जिन्हें शायद माया ने इतनी अहमियत नहीं दी थी, मगर उसके चेहरे के तासा बता रहे थे कि वो अपनी मर्जी से वहां पर मौजूद नहीं थे। यारम ने वह सब तस्वीरें फाड़कर डस्टबिन में फेंक दी थी। उसे दुनिया पर अपनी मोहब्बत उससे भी ज्यादा भरोसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकती थी जिससे उसके और याम के दरमियान लड़ाई पैदा हो। वो वापस अपनी चेयर पर बैठता सब समझने की कोशिश कर रहा था जब उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। याम ने मोबाइल स्क्रीन देखी जहाँ पर दुनिया कालीन चकमगा रहा था। याम ने मुस्कुराकर कॉल अटेंड की। शाह, आप कब आएंगे? देखे ना, मामा मुझे पिज्जा नहीं खाने दे रही है ना, आइसक्रीम। आप घर आएंगे ना? अभी और इसी वक्त बस। कॉल पी करते दूल्हे की आवाज उसके कान में गूंजी थी और शाम की नजर एक दफा डस्टबिन की जाना उठी, मगर फिर सर झटक कर वो कॉल की तरफ मतवज्जो हुआ। मेरी जान, मामा आपकी सेहत के लिए कह रही है ना, वरना अगर आप फास्ट फूड खाएंगी तो आपके साथ साथ बेबी की भी हेल्थ पर भी असर होगा ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या फिर मेरे बेटे को कुछ हो। यारम की पापा दुनिया एकदम बैठे से उठ खड़ी हुई थी। एक मिनट शाह, आपने किसने कहा कि बेटा ही होगा? मुझे पता हमारी बेटी होगी, बिल्कुल मेरी जैसी। दुनिया के लहजे में जोश था जिसे महसूस करके यारम मुस्कुराया। मेरी जान, देख लेना, बेटा होगा और मैं आ रहा हूँ घर थोड़ी देर में। तब तक खबरदार जो ऊट पटांग हरकत की तो अपना हया रखना। तब तक मैं आ रहा हूँ। ओके शाह, मैं वेट कर रही हूँ आपका। तुझे उसके बाबा मुस्कुराकर कहती, मोबाइल कान से हटाती, लाउंज से उठकर आशा की कमरे की तरफ बढ़ गई थी। यारम मुस्कुराता हुआ उम्र को इंटरकॉम पर कुछ हदायत देता हुआ ऑफिस से उठ आया था। रास्ते से सूरज गुलाब के फूलों का बुके लिया और एक चॉकलेट केक दुनिया की पसंद का और घर की तरफ गाड़ी मोड़ दे। 2 हफ्ते हो चुके थे माया को यारम के ऑफिस किए हुए और वो रोज यारम और दुनिया की डाइवोर्स की न्यूज का वेट करती, मगर वो नहीं जानती थी कि यारम दुनिया से सिर्फ नाम की मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो उस पर यकीन भी करता है। और जिनसे प्यार किया जाता है उस पर यकीन किया जाता है, किसी तीसरे की बातों में आकर छोड़ नहीं दिया जाता। ज्वेरिया आई थी माया के पास और काफी खुश थी। माया उसे खुश देखकर पूछे बिना रह सकी, है तो है ना? तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? कोई कानून का खजाना हाथ लग गया है क्या? माया ने तंजिया अंदाज में कहा, जिससे ज्वेरिया ने महसूस ना किया। हाँ, तुम्हें पता है पारस के सर से
उस दुरिया का भूत उतर गया। कल शाम को उसी के कहने पर हाला ने मामा से बात करके हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। खुशी जुड़िया के अंग अंग से झलक रही थी। वो अपनी इसी खुशी में उसे माया को गुस्से से शुरू होता हुआ चेहरा दिखाई नहीं दिया था। उसके माया मैं चलती हूँ। 1 हफ्ते बाद पार्स के साथ मेरी मंगनी है, तुम भी आना लाजमी। बाय, टेक केयर। जुड़िया माया को बाई कहती वहां से निकल गई थी और माया ने हाथ में पकड़ा कॉफी का मग सामने दीवार पर दे मारा। शिट, ये कैसे हुआ? वो पार्स का बच्चा तो दुनिया का दीवाना था ना। अब मैं कैसे यारम को दुनिया से दूर करूंगी? गॉड, क्या करूं? माया सर थामे हुए बैठी रह गई। उन्होंने आज सुबह से आशा का पल्लू पकड़ा हुआ था। भाभी प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुने प्लीज। मैं मामा से बात करने से पहले आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप इस रिश्ते के लिए राजी होंगी तो मैं मामा को इस रिश्ते के लिए कहूंगा, वरना नहीं। और अगर आपको लगता है कि मैं रामी का रिश्ता ना देने से इस घर में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाभी मेरी बात तो सुन लिया। उन्हें बेचारगी से आशा को कहा और वो जो किचन में दिन का खाना बना रही थी उनकी तरफ मुड़े। ओन, अभी तुम जज्बाती हो रहो और कुछ नहीं, और वैसे भी रामी की मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम प्लीज अब जिद मत करो। रामीन राजी आप प्लीज मान जाए। उनके पापा आयशा हैरत से मुड़ी तो उन्होंने अपना सर खुजाया। तुम्हें कैसे पता कि वो राजी है? तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं है? जबरदस्ती तो नहीं? आशा के दिमाग में एकदम मुस्तफा की हरकत याद आई जो कि आशा को हासिल करने के लिए उसने की थी। अरे भाभी, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज आप रामी से बात करें, मैं अब और वेट नहीं करूंगा। ओन अपनी कहता हुआ किचन से बाहर निकल गया और आशा अपना सर थाम कर आ गई। और फिर शाम होने से पहले कुछ देर पहले रामीन चली है। सबसे बातें करने के बाद आशा से अपने कमरे में ले गई और उनके बारे में बात शुरू की, जिस पर रामीन ने झिझकते हुए उनके लिए अपनी पसंदीदगी जाहिर कर दी। आशा ने उसे प्यार से गले लगाया। मुझे खुशी है कि मेरी दोनों बहनें मेरी आंखों के सामने रहेंगी हमेशा। आशा ने उसके माथे पर प्यार करते हुए उसे अपने गले से लगाया और कुछ ही देर बाद वो दोनों लॉन्च में सबके दरमियान वापस आ गए थे। मगर एक बोझ उतर आया था आशा के दिल से, जो कि रामीन के हवाले से परेशान रहती थी। वो परेशानी भी खत्म हो गए थे। थोड़ी ही देर में रामीन वापस चली गई और आशा ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया था। वो आज ही बात करने वाला था आमना बेगम से। आमना बेगम अपने कमरे में मौजूद थी जब ओन ना करता हुआ अंदर दाल हुआ। मिकास साहब कमरे से मुल्हिक स्टडी में बैठे हुए किसी किताब में गुम थे। आमना बेगम ने उनको अपने पास बिठाया था। जी मेरे बेटे, कहें क्या काम है? वरना हमसे बात करने के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। आमना बेगम ने उनका सा अपनी गोद में रखा, उसके बाल बिगाड़े तो वो नरोटा। क्या मामा, मैं वैसे नहीं आ सकता कि आपके पास? अच्छा चलो मान लिया कोई काम नहीं है, तुम्हें मुझसे अब हुश? आमना बेगम के बाप पर उन मुस्कुरा दिया। काफी देर बातें करने के बाद उन्हें अपने आने का मकसद बयान किया था और आमना बेगम मुस्कुराई थी। मैं चाहती थी कुछ इसी तरह की बात करने आए होगे। आप बताओ कब रिश्ता लेकर जाना है? आमना बेगम के पापा उन फौरन सीधा हुआ। जब आपका दिल करे मामा, बस जल्दी से मेरी शादी करवा दे। मैं भी अब अपने निकाह के छुआड़े खाना चाहता हूँ। हट शरारती, तुम्हारे डैड से बात करती हूँ, फिर जाएंगे रामीन को मांगने अपने बेटे के लिए। आमना बेगम ने उनको इतनी बड़ी खुशी दी थी कि वो फूले ना समा रहा था। जल्दी से उनका हाथ चूमता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा था। देखो हतीजा बेगम, आशा से निकाह के वक्त मैंने उसकी जायदाद अपने नाम करवा ली थी और अब रामीन और दुनिया के जायदाद भी जज से अपने नाम करवा लूंगा। उसके बाद तुम और मैं फाइक लंदन शिफ्ट हो जाएंगे हमेशा के लिए। रामीन किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब काशफ बेगम कमरे से सामने से गुजरने लगी। जब उसने आशा का नाम सुना तो वहीं पर रुककर उनकी बात से सुनने लगी। थी तो ये एक गैर इहलाकी हरकत, मगर वो अपनी आदत से मजबूर वहीं पर दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई। वाह काशफ मियाँ, प्लान तो काफी अच्छा बनाया, और इस तरह से ये राज भी दफन हो जाएगा कि आयशा के माँ बाप को तुमने ही एक कार हादसे में मनवाया और इस तरह उसका हिस्सा भी तुमने हड़प का लिया। हतीजा बेगम काशिफ बेग को दाद दिए बिना न रह सकी, मगर उनकी बातें सुनती रामीन के पैर से जान निकली थी। तो क्या मामा बाबा की अचानक डेथ की वजह सिर्फ चचा हैं और ये सब वो जायदाद के लिए कर रही हैं? ओ गॉड, कोई इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? रामीन की आंखों से आंसू तवातर से गिरे थे। वो जल्दी से आंसू पहुंचती अपने कमरे में आई, दरवाजा लॉक करके वहीं पर बैठ गए। मैं अभी आशा आपी को कॉल करके बताती हूँ, मैं भी अब यहाँ पर नहीं रहूंगी। अगर कभी मुझे भी यूं ही मार दिया तो? रामीन ने इधर अपना मोबाइल तलाशा जो कि बेड के साइड टेबल पड़ा हुआ था। वो जल्दी से उठी, मोबाइल तक आई, मगर मोबाइल पर टाइम देखा जो कि रात के 1 बज रहा था। यकीनन आशा इस वक्त सो चुकी होगी। रामीन मोबाइल बेड पर फेंकती कमरे से टहलने लगे। जो ही पूरी रात उसकी आंखों में कटी, सुबह के 7 होते हुए वो अपना मोबाइल और बैग लेती बिना किसी को कुछ भी बताए घर से निकल आए थे।
गार्ड से थोड़ी दूर एक टैक्सी को रोका, अब उसमें बैठ चुकी थी और गाड़ी शाह विला की तरफ रवाना थी। वो जल्द अज जल्द वहां पर पहुंचना चाहती थी। तकरीबन 20 मिनट बाद ही वो आशा के सामने थी और आशा इतनी सुबह उसे यहाँ पर देखकर हैरान होने के साथ परेशान भी हुई। और रामीन आशा को सामने देते उसके गले लाकर फूट फूट कर रोती है, आपी मुझे वहां पर नहीं रहना, वो मामा बाबा के कातिल हैं। उन्होंने रोते रोते उसकी हिचियां बांध गई और तभी अमना बेगम उसे यहाँ पर ऐसे देखकर उसके करीब आई और आशा ने उनको भी तमाम बात से आगाह कर दिया और वो बेदम सी होकर सोफे पर डैस गए। भला कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है, सिर्फ जदाद के लिए मासूम बच्चों से उनके वालिदैन का साया छीन लिया। आधे घंटे बाद सभी वहां पर आ गए थे और सबने सुनकर दुख का इजहार किया था। ओन और मुस्तफा शदीद तैश में थे, जबकि जान गहरी सोच में मुतला था। वो तमाम हकीकत पहले से जानता था, इसलिए वह ज्यादा गजबनाक नहीं हुआ था। सबने आशा, रमीन और दुरिया को हौसला दिया। जब शारम ने उन्हें अभी खामोश रहने की हदायत दी थी, जिस पर सबने हैरत से उसको देखा। देखिए प्लीज, अगर हमने फौरी कोई रिएक्शन लिया तो वो अलर्ट हो जाएंगे। हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत भी नहीं है, इसलिए पहले मुझे कोई हल सोचने दे। इस मामले में मैं काफी वक्त से सबूत जमा कर रहा हूँ, मुझे मेरा काम आराम से करने दे। ये जज्बाती से काम लेने का वक्त नहीं है। याम के बाद सबको दुरुस्त लगी, इसलिए सबने उसके हाँ में हाँ मिलाई। रामी भी थोड़ी संभल गई थी, इसलिए कुछ देर बैठकर वापस चले गए थे।